जय हिंद, जय जोहार। मैं स्वप्निल तिवारी चंद्र एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, चंद्र एकेडमी ऑफलाइन कक्षाओं के साथ साथ आप यहां की ऑनलाइन कक्षाएं भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी हां, इन ऑनलाइन कक्षाओं को घर बैठे अपने मोबाइल पर आप रिकॉर्डेड या लाइव दोनों मोड में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के अंतर्गत सीजीपीएससी प्रीलिम्स जिसकी वैलिडिटी 1 साल की है, सीजीपीएससी में जिसकी वैलिडिटी 2 साल की है, और सीजी व्यापम की सभी परीक्षाओं के लिए एक सेपरेट कोर्स है जिसकी वैलिडिटी 1 साल की है। इसके साथ ही इस वैलिडिटी के अंतर्गत जितने भी ऑफलाइन कक्षाओं में नए वीडियो लेक्चर बनेंगे वो भी आपके कोर्स में ऐड कर दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि आप कोई पृथक विषय ज्वाइन करना चाहते हैं जैसे मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, छत्तीसगढ़ या कोई भी विषय, तो इसके कोर्सेज भी उपलब्ध है। इसके अलावा यदि आप लॉन्ग टर्म कोर्स की फीस एक साथ नहीं पे कर सकते हैं तो चंद्रा एकेडमी का 995 रुपए का मंथली सब्सक्रिप्शन भी उपलब्ध है। आप केवल मंथली फीस देकर भी हमारे सारे कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं। तो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने के लिए जल्द से जल्द चंद्रा एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर में संपर्क करें। चलिए आर्थिक सर्वेक्षण की इस वीडियो सीरीज को प्रारंभ करते हैं। आप सभी सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की जमकर तैयारी कर रहे होंगे, और आपकी इस तैयारी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए मैं आर्थिक सर्वेक्षण, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की एक वीडियो सीरीज आप सभी के लिए लेकर के आया हूं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। बहुत सारे प्रश्न आर्थिक सर्वेक्षण से ही पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हम एमसीक्यू पैटर्न में भी सारे प्रश्नों को देखेंगे, इसके साथ ही इसका डिटेल एनालिसिस भी करेंगे। जो विद्यार्थी नए हैं उन्हें यह समझना जरूरी है कि ये क्वेश्चन किस पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं। सिर्फ टेबल देख लेने से आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। प्लस जो पुराने अभ्यर्थी हैं वो इन एमसीक्यू पैटर्न से अपना रिवीजन भी कर सकते हैं, या जो पहले से ही डेटा पढ़ चुके हैं इस एमसीक्यू के आधार पर रिवीजन भी कर सकते हैं। इसके साथ ही जैसे ही वो एक सेक्शन खत्म होता है, कोई टॉपिक खत्म होता है, तो मैंने आपके लिए एक छोटा समरी भी बनाया है जिसे याद करके भी आप परीक्षा में अंक को स्कोर कर सकते हैं। तो जी हाँ, चाहे तो एमसीक्यू पैटर्न के आधार पर या रिवीजन के आधार पर या किसी समरी के आधार पर सभी चीजें आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिलने वाली है। तो ये जो सीरीज है 5-6 वीडियो की ये सीरीज रहेगी, सीरीज के अंत तक बने रहिए। यदि आप इस सीरीज के अंत तक बने रहते हैं तो मेरी गारंटी है, अगर 10 प्रश्न आर्थिक सर्वेक्षण से आपसे पूछे जा रहे हैं सीजीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में, तो 10 के 10 आपके इन्हीं वीडियो सीरीज के अंतर्गत ही आएंगे। आर्थिक सर्वेक्षण इतना महत्वपूर्ण क्यों है, चलिए कुछ चर्चा कर लेते हैं। यदि मैं आर्थिक सर्वेक्षण की बात करूं तो आर्थिक सर्वेक्षण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पहला तो इसलिए है क्योंकि ये हमारे एग्जाम में हाई वेटेज रखता है। सीजीपीएससी प्रीलिम एग्जाम की मैं बात करूं तो पिछले एग्जाम जो इससे जस्ट पहले एग्जाम हुआ है उसमें सीधा 10 क्वेश्चन आपके आर्थिक सर्वेक्षण से आए थे। 10 क्वेश्चन यानी 10% का वेटेज हो गया। लेकिन इसके पहले की परीक्षा की मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं थे, 3 से 4 प्रश्न थे। उसके पहले की भी मैं बात करूं तो 3 से 4 प्रश्न ही थे। लेकिन अगर उसके पहले की मैं बात करूं तो 10 से 12 प्रश्न थे। उसके पहले की मैं बात करूं तो 15 से 18 प्रश्न थे। और एक सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में तो 20 प्लस जो प्रश्न है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण से ही आए हैं। तो कुछ नहीं कहा जा सकता छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण से कितने प्रश्न आएंगे, लेकिन ये सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में एक महत्वपूर्ण वेटेज रखता है, इसीलिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरे मुद्दे पे यदि हम चर्चा करें तो भाई ये आपका लिमिटेड डेटा और फिक्स्ड क्वेश्चन वाला पैटर्न है। भाई छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा कहने को तो 400 पेज का वो पूरा एक बुक है, लेकिन 400 पेज आपको नहीं पढ़ना है। मैं बता रहा हूं 400 पेज में कम से कम 350 पेज जो रहेंगे वो कोई काम के नहीं। ठीक, तो उसको मैंने आपके लिए समराइज कर दिया है जो इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत देखेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लिमिटेड डेटा है और उससे बनने वाले जो क्वेश्चन है वो फिक्स है। उन्हीं सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत देखने वाले हैं। ठीक है, नॉट अ ह्यूज सब्जेक्ट। भाई इकोनॉमिक सर्वे उसका बुक उठाओगे तो लगेगा इतना मोटा बुक है पढ़ना है। जैसे कि मैंने कहा उसमें से 80 से 85% जो पेजेस है वो कोई काम के नहीं, उससे कभी प्रश्न नहीं बने हैं हमारे एग्जाम में, और हम उसको देखेंगे भी नहीं, बिल्कुल इग्नोर करेंगे। तो इसीलिए ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, प्लस वेटेज भी रखता है, तो पढ़ना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। अप्रोप्रिएट और स्मार्ट स्टडी कहने का मतलब आप पहले तो ये समझिए कि
आर्थिक सर्वेक्षण से कैसे कैसे पिछले एग्जाम्स में या ओल्ड जो हमारे पेपर्स हुए हैं उसमें कैसे प्रश्न पूछे गए, पहले ये समझना जरूरी है। दूसरा, उस आधार पर कैसे प्रश्न बन सकते हैं ये समझना जरूरी है। और इन्हीं सब की जो समरी है, इन्हीं सब का जो पूरा कलेक्शन है, इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हम देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण की यदि हम बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण में बहुत सारे चैप्टर हैं, जिसमें हमारा ये जो आपको चैप्टर दिख रहा है राजकीय आय, स्टेट इनकम वाला जो हमारा चैप्टर है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। लगभग 16 चैप्टर है आर्थिक सर्वेक्षण में, जिसमें मान के चलिए आखिरी के 6 चैप्टर तो कोई काम के नहीं है, उससे कभी कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन ये जो राजकीय आय है, अगर मैं आपसे कहूं कि ये वीडियो सीरीज के अंतर्गत लगभग हम 100 से 120 प्रश्न देखने वाले हैं, तो 70 प्रश्न केवल राजकीय आय के ही रहेंगे। आप पिछले सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की अगर बात करें तो जो 10 प्रश्न थे उसमें से 9 प्रश्न केवल और केवल राजकीय आय के ही थे। तो इसीलिए राजकीय आय के सारे डेटा को समझना जरूरी है, उससे संभावित प्रश्नों की प्रैक्टिस करना जरूरी है, और राजकीय आय को ही सबसे ज्यादा फोकस करना है। अगर मैं 100 से 120 प्रश्नों की बात करूं, मैं आपको ये भी साथ में बताते जाऊंगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार के प्रश्न आपके लिए लेस इंपॉर्टेंट है। तो आप उस हिसाब से चीजों को कैटेगराइज कर सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन के आधार पर आपको आपका नोट्स कैसे बनाना है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो 4 से 5 पेज का आपका नोट्स बनेगा, अधिक से अधिक लिख के ले लीजिए ना। 4 से 5 पेज का आपका नोट्स बनेगा और उस 4 से 5 पेज में आप एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन स्कोर कर सकते हैं। इसीलिए आर्थिक सर्वेक्षण हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है मैं उसी के बारे में बता रहा हूं। मैं पहले चैप्टर से शुरू नहीं करूंगा। पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन है, दूसरा चैप्टर आपका जनसंख्या है, तीसरा चैप्टर है राजकीय आय। तो जो चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण है वहां से हम शुरुआत करेंगे। राजकीय आय, ठीक है, स्टेट इनकम। तो अर्थव्यवस्था में हम जैसे नेशनल इनकम पढ़ते हैं, वैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य के परिप्रेक्ष्य में क्या है, राजकीय आय है, स्टेट इनकम है, जिसे क्या कहा जाता है, जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, घरेलू राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद इसे कहा जाता है। ठीक, तो जो जीएसडीपी की हम बात करें, ये बिल्कुल नेशनल इनकम जैसा ही रहता है। जीएसडीपी का भी जो आंकड़ा है स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य दोनों पर किया जाता है। तो पहले तो आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि स्थिर मूल्य कहा जाए तो क्या है, और यदि प्रचलित मूल्य कहा जा रहा है तो क्या है। ठीक है, अगर स्थिर मूल्य की हम बात करें, बेस प्राइस की बात करें, तो आधार वर्ष जो 2011-12 है, उस आधार पर जब आय का आकलन किया जा रहा है तो उसे स्थिर मूल्य कहा जाता है। और पिछले वर्ष के आधार पर यदि आय का आकलन किया जा रहा है तो उसे प्रचलित मूल्य कहा जाता है। छोटा सा बस आपको एक पॉइंट समझना है कि आपको प्रति व्यक्ति आय, एक कैटेगरी अभी हम पढ़ेंगे, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय के अलावा इस इकोनॉमिक सर्वे का कोई भी डेटा प्रचलित मूल्य पर नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि अर्थव्यवस्था में छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा जाता है कि किसी भी प्रकार की आय का आकलन प्रचलित मूल्य पर करना अच्छा नहीं माना जाता है। आधार वर्ष पर करने से उसका अच्छा आकलन होता है, क्योंकि प्रचलित मूल्य अर्थात हम पिछले वर्ष से ही अगर तुलना कर रहे हैं तो महंगाई बढ़ने से भी वो जीडीपी में वृद्धि आपको दिखा सकता है। तो इसीलिए प्रचलित मूल्य पे ना क्वेश्चन पूछे गए हैं ना आपको पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर स्थिर मूल्य से ही 70 क्वेश्चन बनेंगे तो प्रचलित मूल्य को मिलाकर वो 140 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसीलिए आपका कंफ्यूज होना स्वाभाविक हो जाएगा। तो प्रचलित मूल्य से प्रति व्यक्ति आय के अतिरिक्त कोई भी डेटा नहीं पढ़ेंगे। जो पढ़ना है मैं अभी आपको बताते चलूंगा। फिर कुछ चीजों को हम समझ लेते हैं कि जीएसडीपी के अंतर्गत हमारे 3 क्षेत्र होते हैं। पहला तो जीएसडीपी से हमारा क्वेश्चन बनता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत है। 2012-13 से अभी औसत कितने प्रतिशत है, 2012-13 से अधिकतम कब रही, कितनी रही, न्यूनतम कब रही, कितनी रही। तो ये प्रश्न तो केवल किससे बन गया, आपका जीडीपी। वही 6 प्रश्न आपका किससे बनेगा, प्राथमिक क्षेत्र से। वही 6 प्रश्न आपका किससे बनेगा, द्वितीय क्षेत्र से। और वही 6 प्रश्न आपका किससे बनेगा, तृतीय क्षेत्र। और वही 6 प्रश्न आपका किससे बनेगा, प्रति व्यक्ति आय से। तो सीधी सी बात है, 6 पंच 20 प्रश्न तो यही हो गया। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में प्राथमिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र अलग अलग होते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र के क्वेश्चन डबल हो जाते हैं।
वैसे ही द्वितीय क्षेत्र में द्वितीय क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र अलग अलग होते हैं, इसीलिए इसके क्वेश्चन भी क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। प्लस इनके उप क्षेत्रों से भी क्वेश्चन आता है, जैसे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका फसल हो गया, वानिकी हो गया, पशुपालन हो गया, खनन एवं उत्खनन हो गया, मछली पालन हो गया, इन सब से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक, अभी हो सकता लग रहा होगा कि ये क्या बात है, तो मैं आपको आर्थिक सर्वेक्षण का एक झलक दिखाता हूं। आर्थिक सर्वेक्षण के सिर्फ एक टेबल को यदि हम देखें, भाई आपको समझना जरूरी है कि आप पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स, एमसीक्यू, सारी इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू हमको समझना जरूरी है। तो देखिए आर्थिक सर्वेक्षण का ये एक टेबल है, एक चार्ट मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। ये जो चार्ट है आपका छत्तीसगढ़ राज्य सकल घरेलू उत्पाद का स्थिर मूल्य पर है। तो स्थिर मूल्य में देखिए इतने सारे आपके सेक्टर हैं। आपका प्राथमिक क्षेत्र दिया है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत फसल, पशुपालन, वनोद्योग, लट्ठे बनाना, मछली, खनन और उत्खनन। लेकिन कृषि क्षेत्र में खनन उत्खनन शामिल नहीं है। क्यों नहीं है, इस पे हम अभी आगे चर्चा करते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र अलग अलग है, प्राथमिक और कृषि, इसीलिए इनके डेटा भी अलग अलग है। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे बनता है। तो जरा ये ध्यान दीजिए, पहला क्षेत्र आपका क्या है, फसल क्षेत्र है। तो देखिए क्वेश्चन बनने का जो पैटर्न है वो इस आधार पे रहता है कि फसल क्षेत्र में वर्ष 2022-23 के लिए वृद्धि दर कितने प्रतिशत है, कितना दिख रहा है, 6.53% है। ठीक, पहला लाइन है, छोटा दिख रहा होगा तो मैं आपके लिए थोड़ा बड़ा कर देता हूं। तो आप यहां ऑब्जर्व करोगे तो पहला क्वेश्चन क्या बना आपका, केवल फसल क्षेत्र से ना, कि फसल क्षेत्र के लिए वर्ष 2022-23 के लिए वृद्धि दर कितने प्रतिशत है, 6.53। अभी मैं आपको डेटा नहीं बता रहा हूं, डेटा हम अभी देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि फसल क्षेत्र में इनमें से किस वर्ष में वृद्धि दर सर्वाधिक रहा है, तो किस वर्ष में दिख रहा है, 2018-19। अगला क्वेश्चन 2018-19 में सर्वाधिक था, कितना था, कितना था, 14.3 फसल क्षेत्र में किस वर्ष में वृद्धि दर ऋणात्मक रहा है, किस वर्ष में रहा है, 17-18, कितना रहा है, -18.73। और अगला क्वेश्चन इन सबका औसत। तो ये केवल एक फसल क्षेत्र है, और फसल क्षेत्र के अलावा इतने सारे आपके क्षेत्र हैं, इन सब से क्वेश्चन बनते। ऐसे जो टेबल हैं, ऐसे टेबल आपके आर्थिक सर्वेक्षण में 8 टेबल दिए हैं। उन 8 टेबल को समराइज करके मैं आपके लिए सारे क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आई थिंक आपको ओवरव्यू क्लियर हो रहा है कि कैसे कैसे डेटा है। आपको इस टेबल को नहीं देखना है, आपको जो मैं शॉर्ट में क्वेश्चन बता रहा हूं और जो डेटा बता रहा हूं उसे फॉलो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक वाइज। राजकीय आय के अंतर्गत मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूं प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, राजकीय आय के अंतर्गत हमारा सबसे पहला डेटा रहेगा प्रति व्यक्ति आय से संबंधित। ठीक, ये हो गया हमारा प्रति व्यक्ति आय। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय से संबंधित पहला क्वेश्चन। प्रति व्यक्ति आय के मैं आपको केवल 3 क्वेश्चन बताऊंगा, जिसके अंतर्गत 6 डेटा रहेंगे और आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन आने वाला है। आप इस पहले वीडियो को यदि पूरा देख लेंगे, फॉलो कर लेंगे, तो आपके एग्जाम के 2 से 3 क्वेश्चन तय है, गारंटेड तय है। तो चलिए देखते रहिए। जो पढ़ के हैं वो इन प्रश्नों को देखेंगे, सुनेंगे, कमेंट करके अपने आंसर बताते जाएंगे। साथ ही आप अगर इस सेशन को लाइव चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट करके बताइए, हम इस सेशन को लाइव ही कर लेंगे, ताकि लाइव यदि जो भी डाउट है तो हम उसे डील कर सके। लाइव का टाइमिंग शाम के 8 बजे के बाद ही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम वीडियो ही देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2022-23 के अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में सत्य कथनों का चयन करना। पहला कथन लिखा है, वर्ष 2022-23 के लिए राज्य की प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पर 96,242 रुपए अनुमानित है। इतना लंबा चौड़ा लाइन आपको नहीं याद रखना है, आपको केवल क्या याद रखना है कि छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय किस मूल्य पर, स्थिर मूल्य पर कितना रुपए अनुमानित है, 96,242 रुपए अनुमानित है, जो बिल्कुल सही कथन है। तो पहला कथन तो हमारा क्या हो गया, सही। और जो नोट्स बना रहे हैं और नोट्स इसी तरीके से बनाएंगे, वर्ष 2022-23 के लिए स्थिर मूल्य पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय 96,242 रुपए अनुमानित है। ठीक, इसी तरीके से नोट्स बनाते चलेंगे। दूसरा कथन चेक करते हैं सही है गलत है, कि वर्ष 22-23 में गत वर्ष से प्रति व्यक्ति आय में स्थिर मूल्य पर
जीएसडीपी के आधार पर 6.76% की वृद्धि अनुमानित है। जी हाँ, ये भी कथन हमारा बिल्कुल सही है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। जिन्हें सही है वो कमेंट में, जिन्हें सही आंसर पता है वो कमेंट में साथ ही साथ आंसर भी बताते जाएंगे, या डाउट है तो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो हमारा दोनों कथन सही है। आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य की प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर कितना है, 96,242 रुपए, और इसमें पिछले साल से वृद्धि कितने प्रतिशत है, 6.76% की वृद्धि है। ठीक, अब प्रति व्यक्ति आय ही वो इकलौता सेक्शन है जिसको आपको प्रचलित मूल्य पर देखना है। तो ये हम स्थिर मूल्य पर देख लिए। अब चलते हैं हम प्रचलित मूल्य पर देखेंगे। प्रचलित मूल्य पर दो डेटा इसके अंतर्गत शामिल होता है। क्या क्या डेटा शामिल होता है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार सत्य कथनों का चयन करें। क्या लिखा हुआ है, वर्ष 22-23 के लिए राज्य की प्रति व्यक्ति आय बाजार मूल्य पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पर, ना इस लाइन को, इस शब्द को अंडरलाइन करेंगे। क्या, निवल राज्य घरेलू उत्पाद। एक होता है आपका जीएसडीपी, दूसरा होता है एनएसडीपी। आप पढ़े होंगे अर्थव्यवस्था में, जीएसडीपी क्या होता है, राज्य की सीमा के अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाएगा, जीएसडीपी। अगर इसमें मूल्य ह्रास को घटा दिया जाए, डिप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाए, तो वो क्या कहलाता है, एनएसडीपी। ठीक है, तो अगर एनएसडीपी की हम बात करें तो प्रचलित मूल्य पर दो प्रकार का कैलकुलेशन होता है, एक जीएसडीपी पे होता है और एक एनएसडीपी पे होता है। तो अगर आपको निवल शब्द लिखा हुआ मिल गया, स्थिर मूल्य पर नहीं रहेगा और हमेशा प्रचलित मूल्य पर ही रहेगा। तो अगर निवल शब्द लिखा हुआ मिल गया तो छत्तीसगढ़ राज्य की आय है 1,33,898। तो छत्तीसगढ़ राज्य की प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर निवल 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 पे कितना होगा आपका, 1,33,898। तो पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा कथन लिखा हुआ है, वर्ष 2022-23 में गत वर्ष से राज्य की प्रति व्यक्ति आय बाजार मूल्य पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पर 10.93% की वृद्धि दर्शाता है। तो 10.93% ये भी सही है। तो ये दूसरा वाला कथन भी हमारा क्या होगा, सही। अब आपको याद क्या रखना है, एक तो स्थिर मूल्य पर दो डेटा हो गया प्रति व्यक्ति आय का, ठीक, 96,242 और 6.76% की वृद्धि। प्रचलित मूल्य पर आपका दो आधार पर डेटा रहेगा, एक रहेगा निवल राज्य घरेलू उत्पाद पे, दूसरा रहेगा सकल राज्य घरेलू उत्पाद पे। निवल राज्य घरेलू उत्पाद मतलब कुछ घटा दिया गया है तो वो कम रहेगा, 133,898, और वृद्धि दर कितना है, 10.93। सकल में क्या रहेगा, देखते हैं अगले प्रश्न में। ठीक, आप प्रश्न देखते जाइए, आंसर भी जिन्हें पता है कमेंट सेक्शन में बताते जाइए, और इसका एक समरी भी मैं आपको बता दूंगा जिससे इसी वीडियो के अंतर्गत ये सारा डेटा रिवाइज भी होते चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 ही क्वेश्चन में प्रति व्यक्ति आय के सारे डेटा कवर है ना। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सत्य कथनों का चयन करें। वर्ष 2022-23 के लिए प्रति व्यक्ति आय बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, निवल घरेलू उत्पाद था, यहां क्या लिखा हुआ है, सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर कितना है, 1,52,348 रुपए। भाई सकल है, कुछ भी नहीं घटाया गया है, ज्यादा होगा। निवल है, मूल्यह्रास घटा दिया गया है तो क्या होगा, थोड़ा कम होगा। और स्थिर वाला आपका सबसे कम होगा। ठीक, तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पर 1,52,348, जी हाँ ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। और इसी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पर वृद्धि दर ये कितना दर्शा रहा है, 11.31% की वृद्धि दर्शा रहा है। तो जी हाँ हमारे दोनों कथन क्या है, सही, ध्यान रहेगा। ठीक, अब हो सकता है कि जो बिल्कुल नए अभ्यर्थी हैं उन्हें डाउट आ रहा होगा, तो मैं उनके लिए एक समरी बनाया हूं, आप इस समरी को बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। समरी में क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय आपको पढ़ना है, पहला तो स्थिर मूल्य पर, अब प्रचलित मूल्य पर दो डेटा रहेगा, एक सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के आधार पर, दूसरा निवल राज्य घरेलू उत्पाद एनएसडीपी के आधार पर। स्थिर मूल्य पर जो राज्य की प्रति व्यक्ति आय है वो है 96,242 रुपए, जिसमें वृद्धि दर है 6.76%। ठीक,
वही अगर सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर प्रचलित मूल्य पर देखा जाए तो राज्य की प्रति व्यक्ति आय है 1,52,348 रुपए, जिसमें वृद्धि दर है 11.31%। लेकिन जब इसमें से मूल्यह्रास घटा देंगे, घटा दिए, टूट फूट हो गया, नुकसान हो गया, उसे घटा दिए, तो इससे कुछ कम हो जाएगा। तो प्रचलित मूल्य पर जो एनएसडीपी के आधार पर होगा 1,33,898, और वृद्धि दर इसमें कितना है 10.93%। ये प्रति व्यक्ति आय का क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन प्रति व्यक्ति आय का जरूर दिखेगा। और यदि प्रति व्यक्ति आय का एक क्वेश्चन है तो इससे बाहर कोई डेटा नहीं है। आपको केवल 1 2 3 4 5 6 डेटा, 3 प्रश्न 6 डेटा आपके एग्जाम का एक क्वेश्चन। ठीक, तो आप इस टेबल को भी देखकर अपना नोट्स बना सकते हैं। पर क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं इसीलिए मैंने एमसीक्यू बनाया है। सिर्फ डेटा आप देखेंगे और एग्जाम में उतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ के कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसीलिए साथ ही साथ क्वेश्चन को देखते चलेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है प्रति व्यक्ति आय के बाद जीएसडीपी। जीडीपी जो है हमारे राज्य की जीडीपी जिसको कह दे, या राज्य की आर्थिक वृद्धि या राज्य की आय, उससे संबंधित जो डेटा है हम उसे देखते हैं। जीएसडीपी क्या होता है फिर से बता दूं, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित जितनी भी वस्तु और सेवाएं हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनका अंतिम मौद्रिक मूल्य, लास्ट मॉनेटरी जो प्राइस है, वही क्या कहलाता है, जीएसडीपी कहलाता है। ठीक, तो जीएसडीपी के अंतर्गत पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 22-23 के लिए स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित है। देखिए, मैं सालों से आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा पढ़ा रहा हूं, लेकिन पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण में ऐसा हुआ है कि जो ये छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी का आंकड़ा है वो बहुत ही सरल है। कितना प्रतिशत है, 8% है, कोई भी दशमलव के बाद संख्या नहीं है। तो ये क्वेश्चन तो आपको रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य की जीडीपी वृद्धि दर, छत्तीसगढ़ राज्य की आर्थिक वृद्धि दर इस साल वर्ष 2022-23 के लिए कितने प्रतिशत है, 8% है। देखिए, आपको वर्ष 2022-23 सुन के भी अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो ध्यान रखिए, आर्थिक सर्वेक्षण एक साल पुराना ही पब्लिश होता है। बजट हमारा इस साल का रहेगा। बजटी डेटा की हम बात करेंगे तो बजटी डेटा रहेगा आपका क्या, 2023 और 24, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा क्या रहेगा, 2022 और 23। ठीक है, ये बेसिक आपको पता रहना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ राज्य का इस साल के लिए आर्थिक वृद्धि दर, जीएसडीपी वृद्धि दर कितना है, 8% है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक, साथ ही साथ नोट डाउन करते चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद मूल्यवर्धन लिख दिया है। एक नया वर्ड यहां पर आया है, मूल्यवर्धन। 2022 के लिए स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित है। ठीक, तो ये आपका जो मूल्यवर्धन है, दो चीजें यहां पर रहेंगी। एक आपका रहेगा जीएसडीपी। जीएसडीपी कहने का मतलब सकल राज्य घरेलू उत्पाद, और दूसरा रहता है ये जीवीए के आधार पर या मूल्यवर्धन, ग्रॉस वैल्यू एडिशन के आधार पर। अभी आप केवल छोटा सा अंतर इन दोनों में ये समझ लीजिए कि जीएसडीपी के अंतर्गत टैक्सेशन वाला पार्ट जुड़ा हुआ है, जीवीए के अंतर्गत टैक्सेशन वाला पार्ट नहीं जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं वृद्धि दर की बात करूं तो जीएसडीपी की वृद्धि दर ज्यादा होगी। और याद रखिए, जीवीए वृद्धि दर, या अगर ऐसा शब्द लिख दिया मूल्यवर्धन के आधार पर, तो मूल्यवर्धन हमेशा जो जीएसडीपी वृद्धि दर है उससे थोड़ा सा ही कम रहेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। इसीलिए आपका जीएसडीपी दर कितना था, वृद्धि दर 8%, तो यहां पर ये कितना है आपका 7.95%। तो छत्तीसगढ़ का आपका जीएसडीपी यानी आर्थिक वृद्धि दर 2022-23 के लिए 8% है, अब वो जीवीए या मूल्यवर्धन के आधार पर कितना है, 7.95। दो डेटा आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आखिरी में इसका समरी भी बता देंगे, बेफिक्र रहिए। लेकिन आप इकोनॉमिक सर्वे को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, आप वीडियो की सीरीज के अंत तक बने रहिए, अंतिम वीडियो तक। गारंटी है ना मेरी, फिर से बोल रहा हूं, ये कोई फेकोलॉजी नहीं है। आप आर्थिक सर्वेक्षण के पुराने क्वेश्चन उठाकर देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं आपको ऐसे क्वेश्चन दिख जाएंगे।
ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2012-13 से 22-23 तक के लिए स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर 2016-17 में अधिकतम रही, वह कितने प्रतिशत है? बताया था मैं, एक डेटा आपका रहेगा किस वर्ष अधिकतम है और कितनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपके दो डेटा एक साथ कवर हो रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो कब अधिकतम रही है? 2016-17 में अधिकतम रही है। कब से? 2012-13 से। ये लिखा हुआ है आर्थिक सर्वेक्षण में, इसको बहुत ज्यादा छांटना काटना कैलकुलेशन करना है ऐसा नहीं है। जो लिखा है वही प्रश्न आएगा, उसको कैलकुलेट करके आप कुछ निकालो ऐसा प्रश्न नहीं बनेगा। तो 2016-17 में आर्थिक वृद्धि दर छत्तीसगढ़ की क्या है? अधिकतम। पहला जानकारी तो आप यही याद रखेंगे कि अधिकतम कब है? 2016-17 में। और याद रखिए कितने प्रतिशत है? 12.13% है। भाई साथ में कमेंट करते चलेंगे, हर क्वेश्चन में मैं नहीं कहूंगा, जिन्हें पता है वो बिल्कुल कमेंट करते चलें और अपने कमेंट को चेक करते जाइए सही है कि गलत है। ठीक, फिर से बोल रहा हूं, आप इसका एक लाइव सेशन चाहते हैं तो मुझे जरूर बताइए। तो छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक वृद्धि दर किस वर्ष में रही है? 16-17 में। कितने प्रतिशत रही है? 12.13%। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब जैसे सर्वाधिक का प्रश्न बनता है, न्यूनतम का भी बन सकता है, तो चलिए उसे भी देख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7? छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2012-13 से लेकर 22-23 तक वर्ष 2020-21 में न्यूनतम वृद्धि दर है और वह कितने प्रतिशत है? तो जो न्यूनतम वृद्धि दर है, इसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है ऋणात्मक वृद्धि दर कब रहा? हमारे सीजीपीएससी का ही क्वेश्चन रहा है। अगर किसी प्रकार का वृद्धि दर ऋणात्मक रहता है वो तो और इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है आपके लिए। तो छत्तीसगढ़ का जीडीपी वृद्धि दर ऋणात्मक कब रहा है? तो याद रखना है, ये वर्ष को लिख लेंगे कब ऋणात्मक रहा है। 2020-21 में ऋणात्मक रहा है, वही कोरोना काल, इसी वजह से ऋणात्मक रहा है। और कितना रहा है? -1.80, -1.80 ऋणात्मक, ध्यान रहेगा। तो 20-21 में ऋणात्मक, और इसके पहले क्या देखे थे? 16-17 में मैक्सिमम 12-13%, और आपका 20-21 में क्या है? 1.80% ऋणात्मक रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जीडीपी से बनता है कि वर्ष 2012-13 से 2022-23 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव पर कितने प्रतिशत औसत वृद्धि अनुमानित है? तो 12-13 से आप एक अधिकतम देख लिए, एक न्यूनतम देख लिए 12-13 से 2022-23 तक, और एक क्वेश्चन बनता है इसका औसत। औसत निकला हुआ आर्थिक सर्वेक्षण में लिखा है, इसीलिए क्वेश्चन बनता है। तो औसत कितने प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है? तो आपका आंसर होगा कितना? 5.73%। बिल्कुल लिख लेंगे, छत्तीसगढ़ की जीडीपी वृद्धि दर औसत कितनी है? 5.73%। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद मैं आपको इसका समरी बता देता हूं। ठीक, अब जितने हम क्वेश्चन इसके ऊपर देखे हैं उसी को मैंने यहां पर शॉर्ट में आपके लिए लिख दिया। तो एमसीक्यू देखते हुए तो आप रिवाइज कर लेंगे, आप इसका बढ़िया एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। ये आपके परीक्षा का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है ना। क्या लिखा हुआ है? जीएसडीपी वृद्धि दर यानी राज्य की आर्थिक वृद्धि दर कितनी है? 8%। जीवीए यानी मूल्यवर्धन के आधार पर ये थोड़ा सा कम हो जाता है, तो कितना हो जाएगा? 7.95%। 12-13 से लेकर 2022-23 तक का औसत कितना है? 5.73%। अब भी जस्ट हम क्वेश्चन देखे हैं। और 2012-13 से लेके सर्वाधिक कब रहा है? तो सर्वाधिक कब रहा है? 2016-17। कितना प्रतिशत? 12.13%। ठीक, वही हम बात करेंगे 2012-13 से 22-23 तक ये न्यूनतम कब रहा है? तो न्यूनतम वही कोरोना काल 2020-21 में रहा है। कितना? -1.80%। अगर जीडीपी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, जैसे प्रति व्यक्ति आय से क्वेश्चन आया, तो जितने डेटा मैं बताया हूं उससे बाहर नहीं आएगा। और अगर जीएसडीपी या आर्थिक वृद्धि दर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है छत्तीसगढ़ का, अभी हम क्षेत्रों की बात नहीं कर रहे हैं, केवल आर्थिक वृद्धि दर की बात कर रहे हैं, तो ये जो आपको बोर्ड में भी दिख रहा है इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। तो
तो बिल्कुल इसे नोट डाउन कीजिए, आपके एग्जाम में गारंटेड प्रति व्यक्ति आय से भी एक क्वेश्चन रहेगा, इससे भी एक क्वेश्चन रहेगा, आपके 2 क्वेश्चन तय हैं। ध्यान रखिए ना, नोट्स बनाते जाइए और बिल्कुल सीरियसली पढ़िए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अब इसी समरी को मैं यहां पर एक बार और बता देता हूं कि जो ये औसत वृद्धि दर है, ये तीनों क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण में दी गई है। ठीक, तो वर्ष 2012-13 से 22-23 तक कृषि क्षेत्र की औसत वृद्धि दर क्या है, ये डेटा आसपास के है ना। आप देखिए, मैंने ऑप्शन में इसीलिए वो डेटा रखे हैं ताकि आप रिवाइज करते जाओ। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ की आर्थिक वृद्धि दर कितनी है, 5.73%, लेकिन जब कृषि क्षेत्र की बात होगी तो वो कितनी हो जाएगी, 5.31%। देखिए कितना माइनर डिफरेंस है। तो 12-13 से राज्य की आर्थिक वृद्धि दर का औसत है 5.73, लेकिन कृषि क्षेत्र की बात होगी तो कितना है, 5.31%। ध्यान रहेगा, नोट डाउन करते चलेंगे। अगला, जैसे कृषि क्षेत्र है वैसे ही आपका उद्योग क्षेत्र है। अगर उद्योग क्षेत्र की मैं बात करूं तो वर्ष 2012-13 से छत्तीसगढ़ के उद्योग क्षेत्र में औसत वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित है, तो फिर से रिवाइज कर लेंगे, रटा दूंगा ना आपका डेटा। छत्तीसगढ़ की आर्थिक वृद्धि दर की हम बात करें तो कितने प्रतिशत है, 5.73%। कृषि क्षेत्र में औसत की हम बात करें तो कितना है, 5.31%। लेकिन उद्योग की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ खनिज प्रधान देश है, उद्योग की भूमिका यहाँ पर ज्यादा है, ऐसा याद रखना है। तो वो कितना है, 6.34%। तो उद्योग क्षेत्र का औसत वृद्धि दर कितना होगा 12-13 से अभी तक का, 6.34, और छत्तीसगढ़ राज्य का कितना है, 5.73, और कृषि क्षेत्र का कितना है, 5.31। मैं ऑप्शन भी इसी हिसाब से बनाया हूं कि चीजें आपको याद रहे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सेम हमारा तीसरा क्षेत्र कौन सा है, सेवा क्षेत्र है। क्या कह रहा है, वर्ष 12-13 से लेकर 22-23 तक छत्तीसगढ़ के सेवा क्षेत्र में औसत वृद्धि दर कितने प्रतिशत है। तो भाई देखिए, 3 डेटा तो आप याद कर लिए हो। छत्तीसगढ़ राज्य की औसत वृद्धि दर कितनी है, 5.73। छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र की औसत कितनी है, 5.31। उद्योग क्षेत्र की कितनी है, 6.34। तो बचा क्या, सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र की कितनी होगी, 5.37। 7-7 के डेटा है। मेरी सलाह है आप जब इसे लिखेंगे भी तो क्रम से लिखेंगे। क्रम से कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जीएसडीपी के आधार पर वृद्धि दर कितना है, 5.73%। ठीक, अगर कृषि के आधार पर आपको लिखना रहे तो कृषि के आधार पर औसत कितना है, 5.31%। फिर हमेशा उद्योग लिखना, उद्योग के आधार पर कितना है, तो उद्योग के आधार पर कितना है, 6.34%। और सेवा की यदि हम बात करें या तृतीय क्षेत्र की बात करें तो कितना है, 5.37। जब भी औसत को आप रिवाइज करें या रिकॉल करें तो ये चारों को एक साथ बोलिए, एक एक करके मत बोलिए। 5.73, फिर कृषि हो जाएगा आपका कितना, 5.31, फिर उद्योग हो जाएगा 6.34, और फिर सेवा हो जाएगा 5.37। चारों के एक साथ बोलेंगे तो हमेशा याद रहेगा। ठीक, तो ये आपके वो महत्वपूर्ण डेटा है। यदि आप यहां तक बने हुए हैं और आपको बने रहना ही चाहिए, अगर आपको सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा निकालनी है तो छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकता है। तो ये महत्वपूर्ण डेटा है। क्वेश्चन खत्म नहीं, अभी एक और चीज हम समझते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा, ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है आपके लिए। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये कहा कि प्राथमिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र क्या है, छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था में अलग अलग होते हैं। कैसे अलग अलग होते हैं, देखिए छोटे से क्वेश्चन से हम इसे समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र के अंतर्गत शामिल मदें कौन कौन सी है। भाई हमको देख के लग रहा है फसल है, पशुपालन है, वनोद्योग एवं लट्ठे बनाना है, मछली उद्योग है, खनन खनन है। टिक मार दीजिए, कमेंट करके मुझे आंसर जरूर बताइए। ठीक, मेरे ख्याल से आप कमेंट कर चुके होंगे, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं, नहीं तो मन में तो आंसर रखे ही है। तो देखिए क्या है, जब भी कृषि क्षेत्र की बात होती है तो कृषि से संबंधित चीज फसल तो है ही, कोई शक की बात नहीं है। पशुपालन तो है ही, डेफिनेटली। वन उद्योग या वानिकी लट्ठे बनाना, डेफिनेटली ये भी कृषि से संबंधित है। मछली उद्योग, ये भी कृषि संबंधित है। लेकिन क्या खनन और उत्खनन कृषि से संबंधित है क्या, खनन और उत्खनन कृषि कार्य नहीं है। तो इसीलिए जब भी आपसे कृषि क्षेत्र की बात होगी तो इन पांचों में खनन उत्खनन शामिल
नहीं होगा। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 4। लेकिन यदि आपसे प्राथमिक क्षेत्र की बात होगी तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सभी शामिल होगा। प्राथमिक क्षेत्र अर्थात जहां सीधे कच्चे माल का इस्तेमाल किया जा रहा है वो आपके प्राथमिक क्षेत्र है। तो प्राथमिक क्षेत्र में पांचों रहेंगे, फसल, पशुपालन, वानिकी, मछली और खनन और उत्खनन। इसी क्षेत्र की बात करेंगे तो खनन और उत्खनन उसके अंतर्गत शामिल नहीं होगा, इसीलिए इनके आंकड़े अलग अलग होते हैं। आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे। सेम आपका द्वितीय क्षेत्र के लिए काम करता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है कि छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी मदें शामिल हैं? आपको दिख रहा है विनिर्माण होगा, बिल्कुल आप कह रहे हैं। निर्माण बिल्कुल, विद्युत गैस जलापूर्ति बिल्कुल। लेकिन अभी हम इसको पढ़े खनन उत्खनन कहाँ है? प्राथमिक में है। तो यहां आएगा क्या? नहीं। आप क्या करेंगे? 1 2 3 को टिक मारेंगे और आपका आंसर हो जाएगा गलत। यहां सही आंसर क्या है? 1 2 3 4। कैसे? देखिए, अगर आपसे केवल द्वितीय क्षेत्र की बात हो रही है, द्वितीय क्षेत्र, ठीक, तो वहां पर ये खनन और उत्खनन इंक्लूड नहीं होता है। द्वितीय क्षेत्र केवल क्या आएगा? विनिर्माण, निर्माण, विद्युत एवं गैस जलापूर्ति, विद्युत गैस एवं जलापूर्ति, ये क्या है आपका द्वितीय क्षेत्र। लेकिन उद्योग क्षेत्र की हम बात करेंगे तो बहुत से उद्योग ऐसे हैं जो बिना खनन उत्खनन के संभव नहीं है। तो उद्योग क्षेत्र की बात करेंगे तो ये चारों इंक्लूड होता है, खनन और उत्खनन को शामिल किया जाता है। इसीलिए द्वितीय क्षेत्र का भी डेटा अलग होता है और उद्योग क्षेत्र का भी डेटा अलग होता है। फिर से बता दे रहा हूं, अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो फसल, पशुपालन, वानिकी, मछली पालन, खनन उत्खनन प्राथमिक में सब आएगा। लेकिन कृषि की बात करेंगे तो खनन उत्खनन हट जाएगा, केवल 4 रहेगा। ठीक, वैसे ही यदि हम द्वितीयक क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो द्वितीयक में आपका विनिर्माण, निर्माण, विद्युत गैस और जलापूर्ति, केवल ये 3 ही रहेगा। लेकिन उद्योग क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो खनन उत्खनन उसमें शामिल हो जाता है। ठीक, भारत के परिप्रेक्ष्य में ऐसा डेटा जारी नहीं होता है, इसीलिए छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आपको इसे याद रखना है। तो मैं आशा करता हूं आपको सारी चीजें काफी अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद हमारा अगला जो चैप्टर रहेगा, अच्छा सेवा क्षेत्र का भी एक क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं। तो सेवा क्षेत्र में आपको बहुत चीजें नहीं ध्यान रखना है। तृतीय क्षेत्र इक्वल टू सेवा क्षेत्र है। ये प्राथमिक कृषि और द्वितीय उद्योग जैसा अलग अलग नहीं है। जो सेवा क्षेत्र है वही आपका तृतीय क्षेत्र है। तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी चीजें शामिल है? तो यहाँ लिखा है व्यापार, जी हाँ, ये भी सर्विस है आपका। परिवहन सर्विस है, रेलवे सर्विस है, भंडारण सर्विस है, बैंकिंग सर्विस है, लोक प्रशासन सर्विस है, संचार सर्विस है। तो ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। इसके अतिरिक्त और भी दिया हुआ है। तो एक बेसिक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ है कि निम्न में से कौन सेवा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है और निम्न में से किस मद का सेवा क्षेत्र में योगदान सर्वाधिक था। ये पिछले पीएससी का क्वेश्चन है। तो अभी तक हम जितने क्वेश्चन देखे हैं वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन या उस आधार पर बने क्वेश्चन है। और आने वाले वीडियोस में भी हम ऐसे ही क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे एग्जाम में आ चुके हैं या उस आधार पे बनने वाले क्वेश्चन हैं। आप जरूर ओल्ड क्वेश्चन पेपर फॉलो कीजिए, आपको सारे क्वेश्चन दिखेंगे। और बिल्कुल डटकर तैयारी कीजिए। सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा निकालना है, अधिकारी बनना है, डिप्टी कलेक्टर बनना है, तो डेटा तो याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो मैं आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें क्लियर हैं। किसी भी प्रकार के डाउट होने पर आप सीधा मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6261813354। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन का। आप हमारे सारे कोर्सेज भी वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चंद्रा एकेडमी में ऑफलाइन क्लासेस संचालित है, इसके साथ ही आप ऑनलाइन कोर्स लाइव और रिकॉर्डेड मोड दोनों में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और किसी भी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर में या मुझे सीधा संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं जहां हम छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसडीपी के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित डेटा को देखेंगे। तब तक इन्हें रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए। थैंक यू।